हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इजारेदारी सिस्टम को समझेंगे जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मुग़ल एम्पायर में लैंड रेवेन्यू किस तरह वसूला जाता था। बेसिकली मुग़ल एम्पायर ने अपने पूरे टेरिटोरियल एरिया को कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और हर एक सूबे में एक दीवान हुआ करता था जिसका काम होता था उस पर्टिकुलर प्रोविंस से रेवेन्यू जनरेट करना। यानी प्रोविंस से जो भी रेवेन्यू दीवान जनरेट करेगा वो जाता था मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी में। बट रेवेन्यू जनरेट करने का काम दीवान डायरेक्टली नहीं करता था। इसके लिए प्रोविंस में कुछ बड़े ज़मींदार रखे गए थे और पीजेंट से कर वसूलने का काम ये ज़मींदार ही किया करते थे। दीवान का काम होता था इन ज़मींदारों को सुपरवाइज करना और इन्हें डायरेक्शन देना। तो प्रोविंस से कर वसूलते थे ज़मींदार और अपना हिस्सा रखने के बाद ये रेवेन्यू दीवान के पास पहुंचाते थे और दीवान इस रेवेन्यू को मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी में भिजवाता था। अब हुआ क्या कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और इसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल एम्पायर को बस एक फिक्स रेवेन्यू देना होता था। हालांकि कुछ ही सालों के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फिक्स रेवेन्यू भी मुग़ल बादशाह को देना बंद कर दिया था। तो दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम था इस प्रोविंस से ज़्यादा पैसा वसूलना, ताकि उस पैसे से इंडियन गुड्स को खरीद पाएँ और यूरोप में बेचें। मतलब इंडिया के ही पैसों से इंडिया के गुड्स को खरीदो और उससे मुनाफा कमाओ। एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन में कोई बड़े चेंजेस नहीं किए थे। इन्होंने एग्जिस्टिंग व्यवस्था जिसमें ज़मींदार कर वसूलते थे उसे रहने दिया, क्योंकि इन्हें ये भी डर था कि अगर इनके ऑफिसर्स लैंड टैक्स वसूल करने जाएंगे तो इससे लोग नाराज़ हो सकते हैं। तो ज़मींदारों को तो एज इट इज़ रहने दिया, बट इन ज़मींदारों के ऊपर यूरोपियन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया जो कि इन ज़मींदारों को सुपरवाइज करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जाए। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1762-63 में जब मीर कासिम का एडमिनिस्ट्रेशन था तो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 65 लैक्स के आसपास था। नेक्स्ट ईयर मीर जाफ़र के एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्शन 76 लैक्स के आसपास था और उसके अगले साल 1764-65 में भी मीर जाफ़र का ही एडमिनिस्ट्रेशन था और कलेक्शन था 81 लैक्स। बट जैसे ही 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली, पहले ही साल में कलेक्शन हुआ 147 लैक्स। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कलेक्शन 65 से 80 लैक्स के बीच में हुआ करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले ही साल में कलेक्शन 80% बढ़ा दिया था। इसका नुकसान बेसिकली बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भुगतना पड़ा। यहाँ की एग्रेरियन सोसाइटी पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो गई। कहा जाता है कि लोग अपनी ज़मीनें छोड़ कर भाग गए। और आप इस बात से भी इसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं कि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले और 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आ गया, जिसमें बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन भुखमरी के कारण ख़त्म हो गई। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का कहना है कि ये एक मैन मेड फेमाइन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ के चलते मात्र 5 सालों में बंगाल, जो कि मुग़ल काल में इकोनॉमिक पावर हुआ करता था, वो भुखमरी का शिकार हो गया। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो मालामाल हो गई होगी। ऐसा लगता तो है, बट ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना टैक्स वसूलने के बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बैठे अपने शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स तक भी नहीं दे पा रही थी। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मालामाल नहीं हुई और बंगाल में भी फेमाइन आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन था। इसके लिए जिम्मेदार थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिनको ज़मींदारों को सुपरवाइज करने के लिए रखा गया था। इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को लोकल सिचुएशन की कोई भी समझ नहीं थी, तो यहाँ पर एक मिसमैनेजमेंट देखने को मिला और इसी के साथ साथ ये ऑफिसर्स बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे। कंपनी भिखारी हो गई थी और ये ऑफिसर्स मालामाल। ऐसी सिचुएशन में साल 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपॉइंट हुए और वेरी नेक्स्ट ईयर यानी साल 1772 में इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की। यहाँ पर इन्होंने ज़मीनों का ऑक्शन करवाया। जिसने भी उन ज़मीनों से टैक्स कलेक्शन की ऊंची से ऊंची बोली लगाई उसे 5 सालों के लिए उस ज़मीन का टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में एग्जिस्टिंग ज़मींदारों को रिप्लेस करके नए लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन बनाया जा रहा है।
यानी एग्जिस्टिंग ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और नए लोग रेवेन्यू कलेक्टर बन रहे हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या था? सिर्फ ये कि ऊंची से ऊंची बोली लगाए। अब कैसे इस सिस्टम में किसान बर्बाद हो रहे थे, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बोली लगाने वाले लोग और वो किसान जिसकी ज़मीन से कितना टैक्स वसूला जाएगा इसकी बोली लग रही है। मान लीजिए इस ज़मीन की कैपेसिटी है साल में 5 बोरे अनाज उगाने की, तो बोली लगाने वाले लोग धीरे धीरे अपनी बोली बढ़ाएंगे। कोई बोलेगा कि मैं 2 बोरे अनाज इस ज़मीन से टैक्स निकलवा लूँगा, दूसरा बोलेगा कि मैं 3 बोरे अनाज टैक्स में निकलवाऊँगा, और बढ़ते बढ़ते ये बोली 4 बोरे तक पहुँच जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तुमको मिलता है, अब 5 साल तक हर साल 4 बोरे अनाज तुम इस खेत से हमें ला कर दोगे। तो साल के अंत में 4 बोरे अनाज ये रेवेन्यू कलेक्टर किसान से वसूलेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। बट कुछ अपने पास भी तो रखेगा, तो जो किसान का बोरा है वो उसे भी क्यों छोड़ेगा? और सोच के देखो वो सिचुएशन जिसमें फसल बर्बाद होने के कारण किसान 1 या 2 बोरे ही अनाज उगा पाए। ऐसी सिचुएशंस में इन पीजेंट्स को मनी लेंडर्स से ब्याज पर पैसे लेने होते थे इस टैक्स को चुकाने के लिए। पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स की लाइफ इस इजारेदारी सिस्टम में नर्क बन गई थी। और क्योंकि ये सेटलमेंट 5 सालों के लिए लाया गया था, इसीलिए इसे 5 ईयर सेटलमेंट भी कहा जाता है। और ये सिस्टम किसानों को तो बर्बाद कर ही रहा था, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के लिए भी ये एक फेलियर साबित हुआ। लोग बड़ी से बड़ी बोली लगाकर रेवेन्यू कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले जाते थे, बट उन्हें पूरा नहीं कर पाते थे। और कई बार तो लोग लैंड की कैपेसिटी जितनी है उससे भी ज़्यादा की बोली लगा देते थे। तो 5 साल पूरे होने के बाद यानी 1777 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस प्रोसेस में एक चेंज किया। 5 ईयर सेटलमेंट की जगह अब एनुअल सेटलमेंट की शुरुआत की। बट प्रोसेस सेम था, वही ऑक्शन वाला, बट अब ऑक्शंस हर साल किए जाने लगे। जो भी ज़्यादा बोली लगाएगा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन उसको मिल जाएगा। बट लोगों ने फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेवकूफ़ बना दिया और ये एनुअल सेटलमेंट भी फेल हो गया। तो अल्टीमेटली इस इजारेदारी सिस्टम ने बंगाल की एग्रेरियन इकोनॉमी को बेहाल कर दिया। तो ये था इजारेदारी सिस्टम, जिसकी दोनों फॉर्म्स 5 ईयर सेटलमेंट और 1 ईयर सेटलमेंट, हमने दोनों को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट को कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।